शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में जितने भी प्रवासी झारखंडी हैं उनको मेरा झारखंडी जोहार। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और साथ ही जितने भी हमारे मराठी भाई बंधु मौसी काकी हमारे सहयोग किए हैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज झारखंड से महाराष्ट्र की भूमि में चल के आने का कारण ये रहा कि आज विगत 2 सालों से हम लोग झारखंड में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट, चूँकि हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर हम लोग स्टार्टिंग किए थे। और आज कहीं ना कहीं जो भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे प्रवास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा हो, हम लोग लगातार झारखंड में आज लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो हमारे प्रवास मजदूर रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहें, तमिलनाडु में रहें, कर्नाटक में रहें, उनका मांग था कि आप जब झारखंड में हमारे मुद्दों को लेकर लड़ते हैं तो कम से कम आप प्रवासी मजदूरों की व्यथा जब तक यहाँ आकर समझिएगा नहीं, तब तक आप झारखंड में इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी क्रम में हमारा महाराष्ट्र आना हुआ, क्योंकि सही बात है, जब तक हम प्रवासी मजदूरों के बीच, प्रवासी भाइयों के बीच, प्रवासी माताओं के बीच अगर रहेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे नहीं, तो उनके मुद्दों को हम ढंग से नहीं रख पाएंगे। और जब हम महाराष्ट्र आएँ तो लगभग 2-4 दिन पहले आएँ, आकर हमारे झारखंड के प्रवासी लोग किस अवस्था में यहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उन चीज़ों को जानने और समझने का मैंने प्रयास किया। खैर यहाँ सतारा में तो थोड़ा बेहतर है, इसके लिए मैं तमाम मौसी काकी को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मराठी मानुस हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुंबई नगरी की तुलना में यहाँ तो थोड़ा मैं बेहतर देख पा रहा हूँ, बेहतर माहौल देख पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो वहाँ देखा मैक्सिमम जो हमारे लोग थे झारखंड से जो चल के आए हैं, एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया में तो दर्द बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो 2 दर्द होती है, 2 पीड़ाएं होती है, वो असहनीय होती है। एक होती है प्रसव की पीड़ा और एक होती है प्रवास की पीड़ा। प्रसव की पीड़ा यानी जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो उसे एक पीड़ा का अनुभव किया, उन्होंने एक पीड़ा का अनुभव किया था, उसे प्रसव की पीड़ा कहते हैं। लेकिन वो प्रसव की पीड़ा मेरे जन्म होने के बाद 2-3 घंटे बाद मेरी माँ ने भुला दिया होगा। जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ को जो प्रसव की पीड़ा हुई थी वो 2-3 घंटों बाद समाप्त हो गया। लेकिन जो प्रवास की पीड़ा है, आज कोई यहाँ 20 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 15 सालों से रह रहा है, लेकिन आज भी प्रवास की पीड़ा कहीं ना कहीं वह दर्द उसे बराबर देती है। अपनी मिट्टी को खोने का दर्द, अपने गाँव, अपने समाज, अपने माता पिता से दूर रहने का दर्द आज भी उन्हें भाग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रसव की पीड़ा से भी बड़ी अगर होती है तो प्रवास की पीड़ा होती है। और आज झारखंड के लोग कहीं ना कहीं उस प्रवास की पीड़ा का अनुभव भी कर रहे हैं। और इसका पीछे कारण, चूँकि कहीं ना कहीं कारणों पर हमें बात करनी चाहिए। आज अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि हमारे मराठी भाई बंधु, हमारी मराठी माताएं, हमारी मराठी बहनें झारखंड में नहीं हैं। महाराष्ट्र में बहुत भारी संख्या में यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए वो लोग पदाधिकारी के रूप में हैं। किसी कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, किसी कंपनी में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी पोस्टेड हैं। हमारी तरह मजदूर नहीं है। हमारे लोग लगभग भारत के सभी कोनों में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं। और आपके महाराष्ट्र की बात करूं तो लगभग 1,78,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था कोरोना के टाइम में। यानी जब कोरोना का संकट आया था और जब झारखंड से मजदूर वापस जाने लगे थे अपने वतन को, अपने राज्य को, तो केवल महाराष्ट्र से 1,78,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जब 2 महीना भी नहीं बीता था फिर 1 लाख लोग वापस आ गए। यानी सोच सकते हैं, कोरोना का कहर था, कोरोना का मातम था, लेकिन हमारे मजदूर 2 महीना भी अपने घर में नहीं रह पाए और मौत के पीरियड में भी वह 1 लाख की संख्या में वापस मुंबई माया नगरी चले आते हैं। तो मेरा इसलिए मानना है कि आज कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियाँ रहीं, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का उन्नत करना हो, कल ही गांधी की जयंती थी, मैं पुनः एक बार उस महापुरुष को नमन करते हुए उनकी एक लाइन दोहराऊंगा कि उनका एक कथन था, रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। चूँकि ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ जो भी माताएं बैठी हैं, जो भी बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं और अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो गांधी जी का ये कथन था कि रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो हमारी ज़रूरत के लिए बने हैं, हमारी स्वार्थ के लिए नहीं बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीते 70 सालों में अगर भारत देश की बात करें या फिर हमारे झारखंड का बना 23 साल हुआ है, उन सालों की बात करें तो जो हमारे राजनेता हुए, जो कॉरपोरेट घराने के लोग हुए या फिर जो IAS IPS लोग हुए, उन्होंने, अगर आप कही जाए तो गांधी की हत्या सन 1948 30 जनवरी को गोडसे ने एक ही बार किया था। 2 गोली या 3 गोली दागकर गांधी की हत्या
एक बार गोडसे ने किया था, लेकिन आज देश की जो राजनीति है गांधी के विचारों की हत्या रोज करती है, क्योंकि उनका विचार था रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है वो मानव जाति में बराबर का बंटवारा हो, किसी के पास अधिक ना हो, किसी के पास कम ना हो, अमीरी और गरीबी के बीच खाई ना हो। यह गांधी का सोच था, यह गांधी का सपना था। और अगर यह सपना पूरा भारत में नहीं हुआ है तो मेरा मानना है आज के राजनीति के लोग गांधी के विचारों की हत्या प्रतिदिन कर रहे हैं। इसलिए अगर गांधीवाद को स्थापित करना है, अगर प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हरना है, तो उसके लिए राजनीति को स्वच्छ होना होगा। कल बहुत सारे लोगों ने झाड़ू लेकर सड़कों में जो बढ़िया जगह था वहां सफाई किया, फोटो खिंचवाना था, सरकार का प्रेशर था, लेकिन मेरा मानना है सड़कों को नहीं, उनमें जो दाग लगा है, उनके मन में जो दाग लगा है, जो गंदगी है, उन्हें साफ करने की आवश्यकता है। अगर वो साफ कर लेंगे तो मेरा मानना है शायद इस भारत देश से गांधी के सपने को साकार किया जा सकता है। आज अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें, और यही अगर राज्य विभाजन की भी बात करें, तो जिस राज्य में आज हम खड़े हैं, इसे आज़ादी के लगभग 10-12 सालों तक इसे बॉम्बे नाम से जाना जाता था। 1960 तक इस राज्य का नाम बॉम्बे था, लेकिन दो समुदायों के बीच एक असहमति होती है कि नहीं, हमें अपना अलग राज्य चाहिए, अपना अलग हिस्सा चाहिए, कि बंटवारा चाहिए। उसी क्रम में सन 1960 को बॉम्बे को दो पार्ट किया गया। ये मराठी मानुस के लिए महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और गुजराती मानुस के लिए गुजरात का निर्माण हुआ। और जब से दो राज्यों का विभाजन हुआ, मुझे लगता है ना मराठी मानुस ने गुजरात की तरफ नजर उठाकर देखा कि इस राज्य पे हमें डोमिनेट करना है, और ना ही गुजराती मानुस ने महाराष्ट्र की ओर नजर उठाकर देखा कि हमें इस राज्य में डोमिनेट करना है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य का भी विभाजन हुआ था 2000 में, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, और ये प्रवासी मजदूरों की संख्या आपको बता रही है कि हमारे जो राजनीति के चलाने वाले लोग थे, जिस उम्मीद और जिस सपने के साथ में झारखंड राज्य अलग मिला था, आज वो सपना कहीं साकार नहीं हो पाया है। आप इनकी संख्या बता रही है। आज लगभग महाराष्ट्र में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल अगर बात कही जाए तो 5 लाख प्रवासी झारखंड के लोग रहते हैं, जो मुझे लगता है मिनिमम वेज पे काम करते हैं, मैक्सिमम तो छोड़िए, मिनिमम वेज पर काम करते हैं। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले जितने भी मराठी मानुस हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, काकी हैं, मौसी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी प्रवासी मजदूर आपके बीच रहने हमारे झारखंड से आए हैं, झारखंड के अलावा अगर किसी भी राज्य से आए हैं, तो आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी करुणा की हकदार है, आपके सहयोग की हकदार है। 2000-2500 किलोमीटर दूर हम लोग आके यहाँ बसाव करते हैं, तो आपसे हम लोग प्रेम की, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और बिल्कुल हमें अच्छा महाराष्ट्र में 4-5 दिन से घूमने के बाद, समझने के बाद ये आभास हुआ कि मराठी मानुस का हृदय बहुत विशाल होता है। उन्होंने हमारे लोगों को अच्छा कोऑपरेट किया है, हम आगे भी आपसे अच्छे कोऑपरेट की आशा करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा हम अपन भाषा बात करिए, हालांकि अखनी ना मुझे पढ़ते कोई बात ना है, तो हम तोहनी से एटो आग्रह करबे कि देखा जन परिस्थिति में हा, जैसन स्थिति में हा, अगर हमने हटे फिलहाल नियति है तो एक स्वीकार करते हुए अपन कदम के हल्का हल्का करके आगू बढ़िया। जब महाराष्ट्र आइलिए तो बहुत सारा पढ़े वाला स्टूडेंट सबसे आप मिल लियो, जो हिंगे पढ़ा तो जकर जन्म भी हिए भेलो, तो इस बात से कहीं ना कहीं आभास भेलै कि मजदूर जकरा रोटी के चिंता है, एक मजदूर के चिंता रोटी के भेवे, लेकिन वो अपन आने वाला भविष्य के चिंता कर ले कि अगर रोटी के स्थान पर 2 रोटी में अगर 1 रोटी घटाए कि अगर हम कागज कलम दे के पढ़ेबे, तो आने वाला जो पीढ़ी है कम से कम प्रवासी मजदूर तो नहीं बनते, जब भी बनते अधिकारी बनते। तो तोहनियों से हमारे प्रार्थना रहते, जैसने हाल में हा, जैसने परिस्थिति में हा, और से तालमेल करते हुए अपन जो मेहनत कर रहा, अपन जो संघर्ष कर रहा, अगर परिवार के साथ हा, गिदर बुतरू के साथ रहा, तो अखनी के बेहतर पढ़ैया। ये पढ़ाई की ही ताकत है। एक बात बताओ, मैं अपनी ही बात कहना चाहूँगा, इस एजुकेशन का ही पावर है कि एक साधारण सा लड़का आपके महाराष्ट्र में आके इस राज्य का नेतृत्व करने आया है। आज ये एजुकेशन का ही पावर है कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय हम है। नहीं तो हमारा पहनावा, ना हमारा दिखना, सब साधारण है, लेकिन आप झारखंड राज्य के पन्ने को पलटिएगा तो आज के डेट में लगभग 4.25 करोड़ की आबादी में एक नाम अगर उभर कर सामने आता है तो टाइगर जयराम महतो का, अपनी एजुकेशन के कारण। तो इसलिए आप लोग भी जितना ध्यान आप पढ़ाई लिखाई में कटौती नहीं करिए, इधर छुआ के यदि हो तो, और जितना बैचलर साहब अपनी से आग्रह रहता है कि जे भी 2 पैसा कमेबा फिजूल में खर्चा ना करिया। क्या कि देखबे करा झारखंड की स्थिति, बहुत सारा प्रवासी भाई सबसे मिल लियो, तो जैसे झारखंड में बेरा डुअल बात ले हतुन, हियो लिए लगा तुन, तो एगला ठीक बात ना है, ठीक ना करो।
हाँ, तो झारखंड में जो अवस्था हो, जो स्थिति हमने खाई इटा यहाँ ना रख चाहे, एजुकेशन में फोकस होना चाहे, अपन गोल में फोकस होना चाहे। अरे एक बात बताओ, जब फुटबॉल के खेल में वही 90 मिनट कर तो हर एक खिलाड़ी के नज़र गोल में रहे कि ना? 90 मिनट के खेल में ओकर नज़र गोल में रहे, तो हमने तो 20 साल बिताए दिले, कोई 15 साल बिताए दिले, कोई 10 साल बिताए दिले, गोल से बाहर नज़र नहीं होना चाहिए। बस हमारे हटे आग्रह रहता तो नहीं के। और बाकी भले महाराष्ट्र में 20 साल से रहा, 30 साल से रहा, लेकिन कहले गया अगर महाराष्ट्र के अंगूर गिला के, महाराष्ट्र के संतरा के अगर झारखंड के परास्नातक बनवे लगेबे तो लगते ना लगते। तो तैसने तो नहीं सखवा सरे लगा, कतनो 20 साल से रहा, 25 साल से रहा, यहाँ जरिया ना धरतो, यहाँ जरिया ना धरे वाला हो। ये बतवा तो माने है, तो माना है ना? ये महाराष्ट्र के जो पौधा है, पेड़ है, ओकरा यदि झारखंड में लगे बाद नारियल कते देखे पाओ, है ना नारियल? तो यदि हमने अपन निमिया घाट में, थोपचाची में, डुमरी में अगर नारियल के गछवा लगेबे तो लगते ना लगते। तो इसने सखुआ के पेड़ यहाँ लगेबे लगते ना लगते। तो हट हमने के अपन अपन मिट्टी हो, जहीं रहिया उस मिट्टी के सम्मान करिया, लेकिन अपन मिट्टी के भूलिया नहीं। तो ज़्यादा विशेष नहीं। और साथ ही साथ चूंकि हमने जाहिर सी बात है 2024 की हमने बात करते रहे, यानी राजनीतिक बदलाव के, तो अगर में हमने स्पष्ट कहा जब 2024 में झारखंड राज्य में नई राजनीतिक विचारधारा के सृजन बेते, नई राजनीतिक विचारधारा के स्थापना बताए, तो उस समय छात्र, नौजवान, किसान के साथ प्रवासी जो मजदूर है ओकरो हक अधिकार के बात बते, ओकर भूमिका की रहते, सरकार के ओकर प्रति की नजरिया रहता है, एकर भी बात बते। लेकिन ओकर तोहनिको सोचे है, तो काहे कि देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम लोग प्रवासी होने के कारण, मजदूरी करने के कारण हम लोग एजुकेशन को, पॉलिटिक्स को सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हमें सोचना भी होगा और समझना भी होगा। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे वो किसान हो, चुकी मैक्सिमम लोग हम लोग किसान परिवार से हैं, कि अरे वो किसानों, एक नज़र रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पे। ना हम अपने खेत खलिहानों पे नज़र रख पाएँ, ना हम अपनी नज़र लाल किला के मचान पे रख पाएँ। लाल किला के मचान का मीन्स है राजनीति में जो आपके नेतृत्वकर्ता चुनकर आएंगे, जो आपके एमएलए बनेंगे, जो आपके एमपी बनेंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, उन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी मान के चलिए आप लोग जब 2024 आएगा, आप मतदान के लिए घर जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मतदान यहाँ आप रोजी रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन वतन आपका झारखंड है, इस बात को स्वीकारना होगा। यहाँ के लोग हम आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप मतदान देने कहाँ जाएंगे? टुंडी विधानसभा। तो चांची वाले टुंडी विधानसभा में वोट करेंगे, डुमरी वाले डुमरी विधानसभा में वोट करेंगे, पीरटाण वाले गिरिडीह विधानसभा में वोट करेंगे। तो भैया जब आप मतदान अपने विधानसभा में करते हैं, तो अपने जो नेतृत्व करता है, जिनको आप नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, उनसे सवाल भी होना चाहिए कि हमने आपको मतदान क्या सोच कर दिया है। क्या जीवन भर हम लोग प्रवास का दंश झेलें, या जीवन भर हम अपने माता पिता परिवार से अलग रहें, इसलिए आपको हमने मतदान दिया है? ये सवाल आपको करना होगा। और मैंने स्पष्ट कहा, आज हम यहाँ आखिर क्या करते हैं? मैक्सिमम झारखंड के लोगों से मिले हुए ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम लोग जितने मिले, एवरेज की मैं बात करूँ तो वे ड्राइविंग करते हैं। तो अगर सपोज दैट माना जाए तो हमारे झारखंड में भी लगभग लाखों किलोमीटर में सड़क बिछा है। अगर हमारी गवर्नमेंट ढंग की होगी, हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर की कैंची थमा दी जाए, कि हमने नहीं कहा। हमें अगर ड्राइविंग का ही हुनर है तो हम प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात क्यों जाएंगे ड्राइविंग करने के लिए? अगर हम प्रदेश जाएंगे तो अधिकारी बनकर जाएंगे, अगर हम प्रदेश जाएंगे तो एक बेहतर इंजीनियर बनकर जाएंगे, एक बेहतर डॉक्टर बन के जाएंगे। अगर मजदूरी ही करना है, ड्राइविंग ही करना है, तो हमारी झारखंड की सड़कें भी बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं। जो भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल मंत्री होते हैं, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए कि आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जिस प्रकार से हो सके इतना लंबा हमारा किलोमीटर में सड़क का माया जाल फैला है, आप वहीं हमें ड्राइविंग का चांस दे। कम से कम 1800 किलोमीटर दूरी हमारी कम होगी, और हमारी सुबह एक नज़र माँ को, पिता को, और रात को अपने पत्नी से कम 2-4 बातें भी हो जाएंगी। अपने बच्चों का होमवर्क भी चेक कर लेंगे कि आपने आज क्या किया है। तो इसलिए आपको सवाल करना होगा, आपको पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात कही जाए तो लगभग रजिस्टर्ड हमारे झारखंड में 55,000 से 60,000 छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं होने के कारण, नेताओं की नीयत और नीति साफ नहीं होने के कारण आज हमें प्रवास का दर्द झेलना पड़ता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि यहीं
अगर किसी अन्य प्रदेश की बहनें अगर अपना घर त्याग करती है तो या तो वो डॉक्टर नहीं बनती है, या तो मास्टर नहीं बनती है, या फिर कोई अधिकारी बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब झारखंड की बहनें अपना घर का त्याग करती है तो दिल्ली में आकर दाई का काम करती है, दक्षिण भारत में जाकर दाई का काम करती है, पश्चिम भारत में जाकर दाई का काम करती है। यह कहीं ना कहीं हमारी फेलियर है, हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है। इसलिए आज आप लोग जब भी मतदान आएगा, आप आज के डेट में अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला भविष्य बेटर हो, आप जो दंश झेल रहे हैं, प्रवास का जो दंश झेल रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी को ना झेलना पड़े, उसके लिए पहला एजुकेशन, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप किसी भी माहौल को नहीं बदल सकते हैं। चाहे डॉक्टर अंबेडकर की बात करें या नेल्सन मंडेला की बात करें, दोनों युग पुरुषों का यही कहना था, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया का बदला जा सकता है, इस संसार की रूपरेखा को बदला जा सकता है। इसलिए आप पहला काम एजुकेशन, आप जहां रहें, आप ड्राइविंग कर रहे हैं मायने नहीं है, आप लेबर हैं, वर्कर हैं, कोई मायने नहीं है, आप किस काम को करते हैं मायने नहीं है। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसे एक बेहतर एजुकेशन देने का काम कीजिए ताकि हम बेहतर झारखंड का निर्माण कर सके। और दूसरी अहम बात, आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा। अगर आप, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतांत्रिक देश है, यहां अगर आप पॉलिटिक्स को नहीं सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को छलने का काम करेंगे। जिस दिन हमारे राज्य के नेताओं की नीयत साफ हो जाएगी, नीति साफ साफ बनेगी। आज 23 सालों के झारखंड में एक नीति नहीं बन पाई है, आज तक एक नीति परिभाषित नहीं हो पाई है, कारण उनकी नीयत साफ नहीं है। तो नीयत साफ करना जनता का काम है। जिस दिन जनता एक बेहतर नेतृत्व को चुनेगी, नीयत साफ होगा, और नीयत अगर साफ होगा उनकी नीति साफ होगी। मैं चूंकि बहुत सारी मराठी मासी काकी लोग बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे राज्य में क्या होता है। आप देखिए, आपके यहाँ हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि संतरा आपका पाया जाता है नागपुर में, फेमस है आपका संतरा। अब मौसी काकी लोग, अगर हम आपके संतरे को झारखंड ले जाएं तो क्या संतरा का रेट वही रहेगा जो आपके महाराष्ट्र में मिलता है? नहीं ना रहेगा। आपके नासिक में अंगूर बहुत फेमस है, आई थिंक झारखंड में, सॉरी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अगर आपके नासिक का अंगूर हम झारखंड ले जाएंगे तो क्या उसी रेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, हमारे झारखंड का कोयला ऑल ओवर इंडिया में उसी रेट में मिलता है। इतना अन्याय, इतना शोषण हमारे साथ होता है, क्योंकि आज तक लोग जानते नहीं है। इससे पहले आज जो बातों को मैं बोल रहा हूं, कोई बोलने वाला भी नहीं था, सब लोग डरते थे। कोई अगर बोलने वाला होता था तो उस लीडर की हत्या हो जाती थी, या फिर उसे कंपनी के द्वारा लाखों रुपए का मंथली का पैकेज दिया जाता था कि तुम मत बोलो। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा है, प्लस नौजवान है, डरते किसी से नहीं है, इसलिए आज इन बातों को बोल रहे हैं। आपके नागपुर में है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आप लोग तो समझते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जहां कोयला का खनन होता है। हमारे झारखंड में 3 यूनिट्स हैं, CCL, BCCL और ECL, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। लेकिन आपके यहीं के एक मैनेजिंग डायरेक्टर से हमारी टेलीफोनिक बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जहां हमें कोयला मिलता है वहां हम एक सर्वे की टीम भेजते हैं, और फिर जिनकी जमीनों में कोयला मिलता है उनको हम विस्थापित करते हैं, उनको घर बना के देते हैं, जमीन देते हैं, और फिर उन्हीं को नौकरी में रखते हैं जिनकी जमीन में कोयला मिला है। लेकिन आप झारखंड चले जाइए, देखिए हमारे विस्थापित क्षेत्र के कमलेश दा हैं, यहां क्या होता है, हमारी तो पहले जमीनें जबरन लेंगे, BCCL बहुत गैर तरीके से हमारी जमीनों को लेंगे, और नियोजन भी हमें नहीं देंगे। और आज 1952 का केस हाईकोर्ट में लटका है, लोग मुआवजा को लेकर 1952 से आज तक केस लड़ रहे हैं। आज 70 साल 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी है, लेकिन हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और इन बातों को चूंकि सबको लगता है कि ठीक ठाक चल रहा है, जब महाराष्ट्र में ठीक है तो झारखंड में भी ठीक होगा, बिल्कुल ठीक नहीं है। यही नागपुर में WCL काम करती है, बहुत बेहतर काम करती है, आज तक एक भी कोई खान घटना नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं झारखंड से महाराष्ट्र आया 4 या 5 दिन पहले, मैं एक खान घटना में मजदूरों को इंसाफ के लिए लड़ रहा था। 3 माताएं सीधे खान के नीचे दब गई थी। यानी इतनी लापरवाही और इतना अन्याय शोषण होता है जो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। एक खान घटना में 375 लोगों की हत्याएं, मैंने हत्या ही कहेंगे, जो भी कंपनियां हैं, लोग तो उसे हादसा कहेंगे लेकिन हम तो उसे हत्या कहेंगे। बाकी किसी भी स्टेट में, जिस प्रकार आपके यहाँ WCL है, मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, आपका उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, आपका छत्तीसगढ़ में साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सॉरी नाम भूल रहे हैं, बिलासपुर में भी आपका हेडक्वार्टर है। तो कुल मिलाकर 7-8 यूनिट कोयला की हैं, कहीं भी घटनाएं नहीं होती है, सब सेफ्टी के साथ काम होता है और बाकायदा नियम के साथ काम होता है, और जिनको अधिकार मिलना चाहिए मिलता है। लेकिन यही कंपनियां जब झारखंड जाती है, आपके यहाँ टाटा भी होगा, सुने ताज टाटा का है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, हम उनकी बुराई करने नहीं आए हैं, हो सके पूरी दुनिया में अच्छा काम करते हैं। क्योंकि मैं जो बात कहता हूं आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, टाटा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक नदी में जहां हमारा डैम बना है, कहीं इनका 13,000 करोड़ तक रुपया बाकी है। ये झारखंड जब जाते हैं ना, आज ये जो प्रवास की पीड़ा है ना, कारण उसका कॉर्पोरेट है।
बाकी स्टेट में चूंकि स्टेट की गवर्नमेंट सही है। आज आप ही के यहाँ पे अखबार में हम पढ़ रहे थे कि आपका महाराष्ट्र का एक मामूली ऑटो ड्राइवर एक एसपी को बोल रहा था, डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी रन अवे फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर तुम मराठी नहीं जानते हो निकलो यहां से। इतनी हिम्मत एक मराठी में है। क्योंकि यहाँ के शासन में, यहाँ के प्रशासन में जो लोग हैं उनको मराठी मानुस अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन झारखंड में आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण आज ये जो प्रवास की समस्या आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण है। यही टाटा यहाँ ताज होटल दुनिया वाले इनका नाम करते हैं, लेकिन आप झारखंड चले जाइए, हजारों हजारों गांव इनकी अपनी मने जब इन्होंने विस्थापन किया है बर्बाद हो चुके हैं। आज कई जो भी डैम जो हमारी जमीनों पर बना है, जो डैम का पानी हमें मिलना चाहिए था, हमारे खेतों को मिलना चाहिए था, वो उनकी कंपनियों को जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है। ये पीड़ा है झारखंड की, और इसे बोलने वाला ना दिल्ली में बोलने वाला कोई है, ना राजधानी में बोलने वाला कोई है। आप जब भी हम कभी मीडिया से बैठते हैं तो मीडिया वाला बकायदा बोलता है कि आप जो बात बोलते हैं ना, एमपी को भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यही सवाल पूछते हैं, बोलता है रिक्वेस्ट करते हैं उन पर सवाल मत कीजिए, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए आज आपको भी समझना होगा कि आज क्या स्थिति झारखंड में है। महाराष्ट्र में जो कंपनियां, वही कंपनियां अगर जब महाराष्ट्र में काम करती बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन यही कंपनियां जब झारखंड चली जाती है बहुत अमानवीय तरीके से काम करती है। हाल ही फिलहाल एक रामगढ़ में फैक्ट्री है, वहाँ हम लोग धरना पर बैठे थे, वहाँ उसके प्रदूषण से एक बच्चा कैंसर से डेथ कर गया। जब हम लोग धरना में बैठे तो चूँकि कंपनी में गाड़ी का आना जाना होता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है, तो एक सरदार जी ड्राइविंग कर रहे थे, वो पंजाब से थे। वो बोले भाई क्यों जाम है, आज काम प्रोडक्शन बंद क्यों है, तो कंपनी के गेट पे ताला क्यों है। उतर कर आए, लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई है, एक बच्चा कैंसर से पीड़ित होकर कंपनी का जो धुआं निकल रहा है उससे डेथ कर गया। तो सरदार जी बहुत आश्चर्यजनक हुए, बोले यार यही कंपनी, उन्होंने स्टेट का नाम शायद मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र लिया, बोला यही कंपनी उस राज्य में भी है लेकिन वहाँ जीरो पोल्यूशन में काम करती है। यही कंपनी उस राज्य में भी है, वहाँ जीरो पोल्यूशन में काम करती है, और आपके झारखंड में इतना परसेंटेज पोल्यूशन निकलता है जिससे बच्चा कैंसर से मर जाता है। तो सोच के देखिए कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो इसलिए आज उसी अन्याय के कारण आज मेरा भी उदय हुआ, तो आप सोच सकते हैं उसी अन्याय के खिलाफ बोलने के कारण। नहीं तो मैं एक पढ़ने वाला छात्र था, मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं भी एक पढ़ने वाला छात्र हूँ, लेकिन यही अन्याय के कारण आज मुझे यहाँ तक लाया है। और लोग आज 2024 के साथ हमें झारखंड के भविष्य के रूप में देख रहे हैं, तो कारण कि जिस अन्याय पर हमारे नेताओं को बात करना चाहिए था, जिस अन्याय के खिलाफ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लड़ना चाहिए था, वे सारे कंपनी के साथ चंदा लेकर मैनेज हो जाते हैं, और एक साधारण सा लड़का आज हम लोग लड़ने के लिए अपना जान जोखिम में डालकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। तो इसीलिए आज जितना भी प्रवासी सभा 24 बहुत निर्णायक रहतो, तो 24 भूलिया ना, अपन बर्थडे के तारीख, अपन एनिवर्सरी भूल लिया, ठीक हो, अपन एनिवर्सरी भूल लिया, अपन बर्थडे भूल लिया, क्योंकि बर्थडे अगला साल मनाए लभा, एनिवर्सरी अगला साल मनाए लभा, लेकिन अब 24 के बाद सीधे 5 साल बाद 29 में, तो पता नहीं 5 साल बाद आर की समस्या भजे। तो जितना भी प्रवासी सभा, हमारे झारखंडी बंधु सभा, तो उन्हीं से हमारे हट्टे रिक्वेस्ट रहता है, बेस्ट से रहिया, ठीक से रहिया, एकजुट से रहिया। और चूँकि हमने कर